हेलो बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता आर्य कन्या इंटर कॉलेज। आप सभी का बच्चों इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। आप उनको लाइक भी और शेयर भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, ताकि आप ही को आसानी होगी बच्चों, आपको आसानी से मेरे सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। चलिए, आज हम संविधान क्यों और कैसे यानी पाठ 1 का आखिरी भाग 5 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना क्या है, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे और ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जानना बहुत आवश्यक है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना होती क्या है, क्यों प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी प्रस्तावना है और यह प्रस्तावना एक प्रकार से भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त किंतु सारपूर्ण घोषणा पत्र है। प्रस्तावना निर्माण के लिए जो दार्शनिक आधार है, उस आधार पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हालांकि स्वतंत्रता के पूर्व किया था, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान निर्मात्री सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पारित कर दिया गया। प्रस्तावना में निहित आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, जहां वे एक ओर हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर वे भविष्य की आकांक्षाओं को भी संजोए हुए होते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं ने भारतीय राज्य व्यवस्था की आस्थाओं, प्रेरणाओं तथा मूलभूत आदर्शों को निर्धारित किया है। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, प्रस्तावना तथ्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद इस तथ्य की सिद्धि के साधक हैं। तो इस प्रकार वास्तव में प्रस्तावना में निहित आदर्श हमारे देश के राष्ट्रीय आदर्श होते हैं और वे हमें गौरवपूर्ण अतीत से जोड़ने का कार्य करते। तो अब हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बच्चों कि संविधान की प्रस्तावना में पहले शब्द जो लिखे गए, हम भारत के लोग, यहीं से प्रस्तावना शुरू है। यानी हम स्वयं अपने देश का संविधान बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं और हम ही प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे यहीं से हम खुद के द्वारा ही ये संबोधन कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं बच्चों? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब देश के अंदर देश के बाहर कोई ऐसा ताकत नहीं है जो बाहरी हो और भारत देश में दखल डाल रही हो, ऐसी कोई ताकत नहीं। प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे। समाजवादी मतलब सभी का विकास हो, सभी को समान अधिकार मिले। पंथ निरपेक्ष मतलब जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होता। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र को अपनाएंगे।
गणराज्य बनाएंगे, यानी देश का जो राजा है, देश का जो प्रमुख व्यक्ति है, वो वंशानुगत न होकर के कैसा होगा, निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। तो गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। अंगीकृत मतलब अपने स्वीकार करना, अधिनियमित अपने देश में नियमों की तरह लागू करना, आत्मार्पित अपने को अर्पित करते हैं। तो हम दृढ़ संकल्प हैं कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। और हमने कब संविधान तैयार कर लिया था बच्चों? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हो गया था। उस दिन संविधान सभा में प्रस्तुत हो गया था, उस पर हस्ताक्षर हो गए थे। इसलिए ये 26 नवंबर 1949 की तारीख हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है। लेकिन बच्चों लागू नहीं हुआ था, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जब देश में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत की गई थी, उस समय 26 जनवरी 1930 को देशवासियों ने रावी नदी के तट पर कांग्रेस के नेतृत्व में देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा की थी। अतः उसी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए 20 वर्ष बाद इसी पवित्र तिथि को, यानी 26 जनवरी को देश के संविधान लागू करने के लिए चुना गया। तब से हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये आपकी प्रस्तावना थी, जो देश के संविधान में आज भी इसी प्रकार अंगीकृत लिखी हुई है। बच्चों देखिए, ये विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने आपके सामने लिखी है। हम भारत के लोग से शुरू है और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, और ऐसे अक्षरशः ऐसे ही हमारे संविधान के प्रारंभ में भी लिखा गया। जो बात वैसे ही उतार ली जाती है तो उसको विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स लिखते हैं, क्योंकि उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारे संविधान में आज भी ऐसे ही प्रस्तुत है। चलिए, अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो देश का संविधान बहुत बड़ी बात है बच्चों, किसी देश का अपना संविधान होना और ऐसा विशाल संविधान होना, ये तो और भी बड़ी बात है। तो हम अपने देश के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि हमारे देश की, भारतीय संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, विस्तृत और व्यापक प्रलेख। लेख कैसा है? हमारे देश का संविधान का लेख कैसा? विस्तृत है, यानी बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। आपको मालूम है इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में, यानी समय के साथ, समय और काल जैसे जैसे बदलता गया उसमें संशोधन होते गए और उसके अनुसार अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि भी होती गई। अब 22 भाग, 95 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। संविधान के विस्तृत और व्यापक होने के कारण सर आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा। इतना विस्तृत है कि कुछ आलोचकों ने इसे वकीलों के स्वर्ग के नाम से भी संबोधित किया। दूसरी विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत के संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या है? कि भारत अपनी गृह यानी देश के अंदर
और वैदेशिक नीति, देश के बाहर के देशों से जो नीतियां बनाने में भारत पूर्ण स्वतंत्र है, वह किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। और लोकतंत्र का अर्थ क्या है बच्चों? राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही कानूनों का निर्माण तथा प्रशासन करते हैं। यहाँ का शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित होता है। गणराज्य का तात्पर्य है कि हमारे देश का प्रधान वंशानुगत न होकर के एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और निश्चित समय के बाद पुनः इलेक्शन होता है, पुनः निर्वाचन होता है, पुनः नई सरकार का गठन होता है। तीसरी विशेषता, भारतीय संविधान कैसा है? समाजवादी राज्य को अपनाया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। और समाजवादी राज्य का तात्पर्य क्या है? कि देशवासियों को अपने विकास और उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे, धनी निर्धन के बीच का अंतर समाप्त होगा और धन वितरण उचित ढंग से होगा। चौथी विशेषता, संघात्मक राज्य की स्थापना। भारत वर्तमान में 28 राज्यों और 9 संघ शासित प्रदेशों का एक संघ है। बच्चों इस समय भारत में कितने राज्य हैं? 28। पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर हट गया एक राज्य, तो अब 28 राज्य बचे। और पहले 7 संघ शासित प्रदेश थे, अब 9 हो गए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो 2 हिस्सों में बंट करके 2 संघ शासित क्षेत्र बन गया। तो इस प्रकार 9 संघ शासित क्षेत्र हो गए। तो भारत एक केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त है। इसके बीच में अधिकारों का स्पष्ट विभाजन है और एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान की सर्वोच्चता प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, जिसे हम पंथ निरपेक्ष राज्य भी कह सकते हैं बच्चों। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, या जिसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों? पंथ निरपेक्ष राज्य भी कह सकते हैं। अर्थात संविधान ने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा है, यानी ऐसे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और धार्मिक विश्वासों के प्रश्नों में वह तटस्थ रहता है, यानी उसके लिए सभी धर्म बराबर हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको मान सकता है, उस पर आचरण कर सकता है, उस पर प्रचार प्रसार कर सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार धर्माचरण का अधिकार प्रदान किया गया है तथा राज्य की ओर से किसी भी विशेष धर्म को राजकीय धर्म का पद प्रदान नहीं किया गया। नेक्स्ट विशेषता क्या है? सुदृढ़ केंद्र युक्त संघ राज्य की स्थापना, यानी हमारे देश में जो संघ बनाया गया है उसमें केंद्र सुदृढ़ है, केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली प्रदान किया गया है और राज्यों को कम शक्तियां प्रदान की गई। केंद्र को इतना अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि भारत संघात्मक न होकर के भारतीय संघ को एकात्मक संघ बनाया गया। संविधान प्रबल केंद्र की स्थापना करता है और कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां वो केवल राज्य को प्रदान करता। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था। भारत में इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति नाम मात्र का अथवा संवैधानिक शासक होता है। वास्तविक कार्यकारिणी शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती हैं और मंत्रिमंडल अपने शासन संबंधी कार्यों और नीतियों के लिए संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट विशेषता, मूल अधिकारों की व्यवस्था। बच्चों नागरिकों को भारतीय संविधान के तीसरे भाग में कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। अधिकार तो आप सभी समझते हैं, जिनका नागरिकों के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है।
जब अधिकार, मूल अधिकार दिए गए थे, जब संविधान लिखा गया था, उस समय 7 मूल अधिकार भारतीयों को प्रदान किए गए थे। समता का अधिकार या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां है संपत्ति का अधिकार। बच्चों ये जो सातवां अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसे बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है। अब नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है, मूल अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भी बच्चों। तो उसमें विस्तार से पूरा चैप्टर इसी पर बेस है, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इतना जान लेना आवश्यक है कि हमारे संविधान ने नागरिकों को, जब संविधान लिखा गया था तो 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। बाद में एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा हटा लिया गया और अब नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त। नेक्स्ट अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो किसी प्रकार के हस्तक्षेपों से मुक्त है और निडरता, निर्भीकता, निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं। इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह संविधान का रक्षक है। यह मूल अधिकारों की रक्षा करता है, केंद्र राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, संविधान के उपबंधों की व्याख्या करता है। तो इसके लिए देश में सबसे बड़ी न्यायालय उच्चतम न्यायालय, राज्यों में सबसे बड़ी न्यायालय उच्च न्यायालय और जिलों में जिला न्यायालय और उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय पाए जाते। भारतीय संविधान की अगली विशेषता, हमारे देश का संविधान लिखित और स्वनिर्मित है। भारत का संविधान कैसा है बच्चों? लिखित संविधान, यानी संघात्मक संविधान ज्यादातर लिखित होता है और उसमें केंद्र और इकाइयों के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन भी किया जाता है। चूंकि हमारा संविधान निश्चित समय में भारतीयों द्वारा बनाया गया है, अतः यह स्वनिर्मित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है, पहले शब्द और आखिरी के शब्द क्या थे? हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू किया और लास्ट किससे किया? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। यानी हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, उसे उसके नियमों का पालन करते हैं, उसके अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं। इस प्रकार ये लिखित संविधान है तथा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्वनिर्मित संविधान। वयस्क मताधिकार, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता। संविधान ने भारत के प्रत्येक बालिग व्यक्ति को, वयस्क मतलब बालिग, जो भी बालिग चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। केवल किसको छोड़ा है? पागल दिवालिया जो हो गया उसको छोड़ करके बाकी सभी को दिया है। और हमारे देश में वयस्कता की उम्र क्या है बच्चों? 18 वर्ष। यानी जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, जाति का हो, वे सभी मताधिकार कर सकते हैं। मत देने का अधिकार उनको मिल जाता है। नेक्स्ट विशेषता, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान ने एकहरी या एकल नागरिकता की व्यवस्था है, अर्थात समस्त भारत के लिए एक नागरिकता, यानी हम भारत के नागरिक। हम ये नहीं कहते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, ऐसा नहीं। हालांकि जहां संघ सरकार होती है, 2 सरकारें होती हैं, वहां 2 नागरिकता, दोहरी नागरिकता मिलती है, लेकिन भारत में केवल एक नागरिकता की व्यवस्था की गई। एक राजभाषा की व्यवस्था। संविधान ने बहुभाषी विशाल भारत के लिए, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, एक राजभाषा और एक लिपि का सिद्धांत स्वीकार किया। संविधान ने देवनागरी लिपि में
हिंदी भाषा को राजभाषा का पद प्रदान किया है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अस्पृश्यता का अंत करने का प्रयास किया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना। अस्पृश्यता भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप रही है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए संविधान में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई अस्पृश्यता संबंधी किसी भी रूप में आचरण करता पाया जाएगा तो उसे अपराध घोषित किया जाएगा और वो दंड का भागीदार हो। और लास्ट विशेषता, ग्राम पंचायतों की स्थापना। संविधान में ग्राम पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि ग्राम देश की सबसे प्रारंभिक इकाई है, इसलिए वो देश के लिए अति आवश्यक है। ग्राम पंचायतों से ही हम स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वशासन की महत्वपूर्ण आधारशिला ग्राम पंचायत है, स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए ग्राम पंचायतों का होना भी आवश्यक है और ये हमारे संविधान में पाया है। तो इस प्रकार हमारा संविधान विश्व के अनेक संविधानों के आदर्शों का एक अद्भुत नमूना है। भारतीय संविधान के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने का यह कथन विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह संविधान व्यवहारिक है, लचीला है और इसमें शांति काल में, युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि संविधान के अंतर्गत स्थिति बुरी होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान बुरा है, बल्कि यह कहना होगा कि हमारे देश के लोग बुरे हैं। इसलिए भारतीय संविधान अपने आप में एक पूर्ण संविधान। बच्चों, आज आपका पहला चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो ये हमारे संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का सार हो चुका। तो आज के लेक्चर से संबंधित प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं? दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पारित किया गया? तीसरा, धर्म निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? चौथा, भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं बताइए। और आखिरी, भारत की में मताधिकार की आयु क्या है? बच्चों, इसको कॉपी में कर करके मेरे सामने प्रस्तुत कीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम इससे संबंधित जितने भी और क्वेश्चंस होंगे वो आपको दे देंगे, ताकि आपका कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे कि प्रश्न आए और आप कर ना पाए। तो अगर कोई भी शेष रह गया होगा तो मैं पुनः आपको वो दे दूंगी। और यहाँ आज आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर के बाद अब हम लोग सेकंड चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार यानी मूल अधिकार कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।